स्वागत। आज हमारे पास डायबिटीज मेलिटस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो इस विषय को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। मेरा मतलब है होम्योपैथिक दृष्टिकोण से। नमस्ते। हाँ, और ये नोट्स किसी वो थ्योरी की किताब जैसे नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत ही साफ सुथरे चार्ट के रूप में है जो एक प्रैक्टिकल दुविधा को सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे सामने एक पहेली है, एक ही बीमारी डायबिटीज, लेकिन उसके लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक रास्ता मतलब एक शॉर्टकट जैसा लगता है जो तुरंत राहत देता है, और दूसरा एक लंबी यात्रा जैसा है जो जड़ पर काम करने का दावा करता है। तो आज का हमारा मकसद इसी दोहरी रणनीति को समझना है, कब कौन सा रास्ता चुनना है और क्यों। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, डायबिटीज मेलिटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन होम्योपैथी में इसका उपचार कभी भी सिर्फ शुगर कम करने की दवा देकर नहीं किया जाता। इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि हम मरीज की किस स्थिति से निपट रहे हैं। मतलब क्या हम किसी अचानक बढ़ी हुई परेशानी यानी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन को नियंत्रित कर रहे हैं, या फिर हम उस व्यक्ति की बीमारी की मूल प्रवृत्ति, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी कहते हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। अच्छा। आज की हमारी पूरी चर्चा इन्हीं दो दृष्टिकोणों पर आधारित होगी, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन रेमेडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। इन नोट्स में जो चार्ट दिया गया है वो सीधे मुद्दे पर आता है। सबसे पहली और दिलचस्प बात है दोनों का उद्देश्य। एक तरफ लिखा है तात्कालिक राहत देना, और दूसरी तरफ लिखा है रोगी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल टोटैलिटी का उपचार करना। ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल टोटैलिटी सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? ये मतलब होम्योपैथी का सार है। कॉन्स्टिट्यूशनल टोटैलिटी का मतलब है कि हम सिर्फ लैब रिपोर्ट में बढ़ी हुई शुगर या किसी एक लक्षण को नहीं देख रहे हैं। ओके। हम पूरे इंसान को एक समग्र रूप में देखते हैं। उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वो चिड़चिड़े हैं या शांत, उनका स्वभाव कैसा है, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है या वो सब कुछ अंदर रखते हैं। अच्छा। उनकी शारीरिक बनावट कैसी है, उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है या सर्दी, उनकी प्यास, नींद, उनके सपने और दूसरे सभी शारीरिक और मानसिक लक्षण, इन सबको मिलाकर जो एक पूरी तस्वीर बनती है ना, हाँ। वही कॉन्स्टिट्यूशनल टोटैलिटी है। अच्छा, तो ये ऐसा है कि हम सिर्फ पौधे के पीले पड़ते पत्ते को नहीं देख रहे, बल्कि हम पूरी मिट्टी, पानी, धूप की स्थिति और उस पौधे की अपनी बनावट को समझ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा आपने। बिल्कुल यही बात है। पीले पत्ते का इलाज करना एक्यूट इलाज है, लेकिन मिट्टी और जड़ों को पोषण देना कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज है। चार्ट में इसी से जुड़ा एक और बिंदु है, प्रिस्क्रिप्शन आधार। हाँ। एक्यूट दवा, जैसा कि नोट्स में बताया गया है, सिर्फ उस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी या लक्षण के आधार पर दी जाती है। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा है तो सारा ध्यान उस एक लक्षण पर होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल दवा, उसका आधार तो फिर बहुत व्यापक होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल दवा मन, शारीरिक लक्षणों और विशेष लक्षणों यानी माइंड प्लस फिजिकल जनरल्स प्लस पर्टिकुलर्स के पूरे मेल के आधार पर चुनी जाती है। इसमें हम मरीज के हर पहलू को, उनकी पूरी कहानी को ध्यान में रखते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में बहुत व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव लगता है। अच्छा सवाल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग होम्योपैथ एक ही मरीज के लिए दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां चुन लें, या ये डॉक्टर के अनुभव पर ज्यादा निर्भर करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत जरूरी भी। हाँ, इसमें अनुभव का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा। एक अच्छी तरह से केस टेकिंग करने के बाद जब हम सारे लक्षणों को एक व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करते हैं तो अक्सर 2-3 दवाइयां ही सबसे करीब आती हैं। फिर उनके बीच का अंतर समझकर सही दवा चुनी जाती है। ओके। तो हाँ, 2 डॉक्टरों के बीच थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन अगर प्रक्रिया सही है तो वो दोनों बहुत अलग दिशाओं में नहीं जाएंगे। समझ गई। नोट्स में एक लाइन में बहुत अच्छा अंतर बताया गया है जो शायद किसी परीक्षा के लिए लिखा गया लगता है। एक्यूट रेमेडी लक्षण को नियंत्रित करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बीमारी की प्रवृत्ति को ठीक करती है। ये तो बहुत साफ है। बिल्कुल। एक तरह से एक आग बुझाने जैसा है और दूसरा ये सुनिश्चित करने जैसा कि वो जगह फायर प्रूफ हो जाए ताकि आग दोबारा लगे ही ना। उस आग वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाते हैं। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूट दवा सिर्फ धुएं को देखकर काम कर रही है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल दवा उस चिंगारी को ढूंढ रही है जहां से धुआं शुरू हुआ।
एक्यूट रेमेडी का काम उस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है जब लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और मरीज को तुरंत आराम की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक्यूट दवाइयाँ एक तरह से फर्स्ट एड किट हैं। वे आपको तुरंत संभाल लेती हैं। चलिए इस फर्स्ट एड किट के अंदर झांकते हैं। हाँ, चार्ट में एक्यूट कॉम्प्लिकेशन रेमेडीज के तहत कुछ दवाइयों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर मरीज को बहुत ज्यादा पेशाब यानी पॉलीयूरिया हो रहा है तो सिजीजियम जैम्बोलाइनम का नाम लिखा है। हाँ, सिजीजियम को होम्योपैथी में अक्सर एक स्पेसिफिक ऑर्गन रेमेडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब पैंक्रियास पर असर माना जाता है। अच्छा, ये अक्सर बढ़े हुए शुगर और बार बार पेशाब आने की स्थिति में एक सहायक दवा के तौर पर बहुत काम आती है। लेकिन अगर सिर्फ पेशाब ही नहीं बल्कि उसके साथ बहुत ज्यादा कमजोरी और शरीर का क्षय हो रहा है तो दवा बदल जाती है। हाँ बिल्कुल। नोट्स के अनुसार तब यूरेनियम नाइट्रिकम दी जाती है। हाँ। और अगर शरीर से तरल पदार्थ निकलने के कारण कमजोरी है तो चाइना ऑफिशियनालिस। ये तो हर स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है। बिल्कुल, यही होम्योपैथी की खूबसूरती है कि हर दवा का अपना एक खास दायरा और पहचान होती है। चाइना ऑफिशियनालिस का मुख्य लक्षण ही है वाइटल फ्लूइड्स के निकलने से होने वाली जबरदस्त कमजोरी। वाइटल फ्लूइड्स मतलब शरीर के जरूरी तरल पदार्थ, चाहे वो खून बहने से हो, दस्त से हो या डायबिटीज में बार बार पेशाब आने से, अगर कमजोरी का कारण ये है तो चाइना बहुत अच्छा काम करेगी। और नोट्स में फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस का भी जिक्र है। हाँ, फास्फोरिक एसिड का मुख्य लक्षण है मानसिक और शारीरिक थकान, जो अक्सर किसी लंबी बीमारी, दुख या सदमे के बाद आती है। मरीज बिल्कुल सुस्त और उदासीन हो जाता है। हाइड्रेशन के लक्षण होते हैं। तो आप देख सकती हैं कि हर दवा का चुनाव उस समय के सबसे प्रमुख और परेशान करने वाले लक्षण के आधार पर हो रहा है। तो इन दवाइयों का असली काम क्या है? क्या ये बीमारी को ठीक कर देती हैं? नहीं, और यही सबसे जरूरी बात है, जैसे समझना होगा। अच्छा। इन दवाइयों का काम सहायक यानी सपोर्टिव या अंतरिम इंटरिम होता है। ये उस वक्त तुरंत राहत देने के लिए होती हैं जब लक्षण बहुत तीव्र हों। चार्ट में भी साफ लिखा है कि शुगर पर इनका प्रभाव अस्थायी होता है। ये सिर्फ लक्षणों को कुछ समय के लिए दबाती हैं, लेकिन बीमारी की मूल प्रकृति को नहीं बदलती। और इनका एक्शन भी शॉर्ट टर्म होता है। नोट्स में ये भी चेतावनी दी गई है कि इन पर निर्भरता का खतरा हो सकता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये आदत बन जाती है? आदत बनना नहीं, बल्कि एक तरह का वो दुष्चक्र। दुष्चक्र। इसका मतलब है कि अगर कोई सिर्फ इन्हीं दवाइयों पर निर्भर रहने लगे और अपनी मूल प्रवृत्ति का इलाज न करवाए, तो उसे बार बार इन दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही दवा का असर खत्म होगा, लक्षण वापस आ जाएंगे। अच्छा। ये एक तरह का पैचवर्क है, स्थायी मरम्मत नहीं। इसीलिए इन्हें एडजंक्ट या इंटरिम ट्रीटमेंट कहा गया है, मेन ट्रीटमेंट नहीं। समझ गई। कोई भी हमेशा फर्स्ट एड पर तो नहीं जी सकता है ना? बिल्कुल। हमें उस वजह को ठीक करना होगा जिससे बार बार चोट लग रही है। तो चलिए अब असली गहरे इलाज की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात आती है। और यहाँ जो दवाइयों के उदाहरण दिए गए हैं, उनके साथ जो विवरण है, वो किसी एक लक्षण के बारे में नहीं, बल्कि पूरे इंसान के बारे में है। ये बहुत आकर्षक है। हाँ, अब हम इलाज के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। जैसे कैल्केरिया कार्बोनोनिका के बारे में लिखा है, मोटा, ठंड से परेशान और धीमे मेटाबॉलिज्म वाला व्यक्ति। यहाँ सिर्फ डायबिटीज का जिक्र तक नहीं है, बल्कि व्यक्ति की पूरी शारीरिक बनावट और स्वभाव का जिक्र है। ये पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। ये कैसे काम करता है? ये होम्योपैथी के मूल सिद्धांत पर काम करता है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। कैल्केरिया का मरीज आमतौर पर मोटा, ताज़ा, थुलथुला होता है। उसे सर्दी बहुत आसानी से लग जाती है, पसीना बहुत आता है, खासकर सर पर। ओके। उसका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अगर ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो कैल्केरिया कार्बोनोनिक उसकी पूरी प्रणाली को, उसके मेटाबॉलिज्म को ही संतुलित करने का काम करेगी। जब शरीर संतुलन में आएगा तो शुगर का स्तर अपने आप नियंत्रित होने लगेगा। और फास्फोरस का उदाहरण भी है, जो ठीक इसके उलट है। नोट्स कहते हैं दुबले पतले, प्यासे और चिंतित स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, फास्फोरस का मरीज लंबा, दुबला पतला होता है। उसे ठंडी चीजें और ठंडा पानी पीने की बहुत इच्छा होती है। स्वभाव से वो बहुत संवेदनशील, मिलनसार और अक्सर चिंतित रहता है। अच्छा। तो अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो फास्फोरस उसकी दवा हो सकती है। आप देख सकती हैं कि दोनों ही मामलों में बीमारी का नाम डायबिटीज है, लेकिन दवा बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों इंसान बिल्कुल अलग हैं।
तो कैलकेरिया कार्बोनिका का मरीज एक कछुए की तरह है, मजबूत, धीमा और अपने खोल में सुरक्षित महसूस करता है। हाँ, वहीं फास्फोरस का मरीज एक तितली की तरह है, हल्का, मिलनसार और थोड़ी सी भी मुश्किल से घबरा जाता है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। इससे समझना बहुत आसान हो जाता है। और यही असली स्थायी इलाज है। इसका उद्देश्य शुगर के स्तर को स्थायी रूप से संतुलित करना है। चार्ट भी यही बताता है। इन दवाइयों का प्रभाव अप्रत्यक्ष लेकिन स्थायी होता है। अप्रत्यक्ष। ये सीधे शुगर पर काम नहीं करती, बल्कि शरीर की उस अंदरूनी गड़बड़ी को ठीक करती हैं, जिसकी वजह से शुगर का स्तर बिगड़ रहा है। इसीलिए चार्ट में लिखा है डिजीज मॉडिफिकेशन। यस। ये बीमारी की प्रकृति को बदलती हैं। और ये ही मुख्य और निश्चित उपचार हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इन पर निर्भरता का कोई खतरा नहीं होता। क्योंकि ये शरीर की अपनी उपचार क्षमता को ही मजबूत करती हैं, उसे जगाती हैं। एक बार जब शरीर खुद को संतुलित करना सीख जाता है, तो उसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। इसलिए ये दवाइयां लंबे समय तक काम करती हैं और बीमारी को दोबारा होने से रोकती हैं। नोट्स में कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे सल्फर, जिसके बारे में लिखा है कि उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और तलवों में जलन होती है। हाँ, लाइकोपोडियम, जिसे पाचन संबंधी गड़बड़ी रहती है। नाट्रम मुरियाटिकम, जो संकोची और भावनाओं को दबाने वाला होता है। और आर्सेनिकम एल्बम, जिसमें चिंता, बेचैनी और जलन वाला दर्द होता है। ये तो व्यक्तित्व के प्रकारों की तरह लग रहे हैं। एक तरह से हैं भी। होम्योपैथी को हम इन्हीं व्यक्तित्व के प्रकारों या ड्रग पिक्चर्स को मरीज के लक्षणों से मिलाते हैं। अच्छा। लाइकोपोडियम का मरीज अक्सर पेट की समस्याओं, गैस और एसिडिटी से परेशान रहता है और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। नैट्रमूर का मरीज बहुत अंतर्मुखी होता है, दुख को अपने अंदर रखता है। अगर इन लोगों को डायबिटीज होती है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा उनकी पूरी स्थिति को सुधारेगी, जिसमें डायबिटीज भी शामिल है। मुझे एक मरीज याद है जो कैलकेरिया कार्बोनिका का एक क्लासिक उदाहरण था। उन्हें डायबिटीज के साथ साथ हर छोटी मोटी बात की चिंता करने की आदत थी। जब हमने कैलकेरिया दी, तो न सिर्फ उनकी शुगर बेहतर हुई, बल्कि उनकी चिंता करने की प्रवृत्ति में भी जबरदस्त सुधार आया। वाह। क्योंकि हमने डायबिटीज का नहीं, उस व्यक्ति का इलाज किया था। ये पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण है। एक तरफ तात्कालिक राहत, दूसरी तरफ जड़ से इलाज। अब नोट्स के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण क्लिनिकल नोट दिया गया है। मुझे लगता है ये सब कुछ समेट देता है। वाह, ये इस पूरी चर्चा का सार है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक सुनहरा नियम। इसमें साफ लिखा है कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में सहायक दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन निश्चित प्रबंधन यानी डिफिनिटिव मैनेजमेंट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से ही किया जाता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ तात्कालिक राहत देने वाली दवाइयों को लंबे समय तक अकेले नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ एक्यूट दवाइयों का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे किसी टपकती हुई छत के नीचे बार बार बाल्टी बदलना, बजाय छत की मरम्मत करने के। हाँ। बाल्टी आपको गीला होने से कुछ देर के लिए बचा लेगी, और जब बारिश तेज हो तो बाल्टी बहुत जरूरी भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ बाल्टी बदलते रहेंगे और छत की मरम्मत कभी नहीं करेंगे, तो आप समस्या के साथ ही जीते रहेंगे। सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल उपचार उस छत की मरम्मत करने जैसा है, ताकि पानी अंदर आना ही बंद हो जाए। बहुत बढ़िया। और इसीलिए शायद BHMS के मॉडल उत्तर में भी ये लिखा गया है, जैसा कि नोट्स में बताया गया है, कि डायबिटीज के निश्चित उपचार के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग आवश्यक है। हाँ, ये छात्रों और नए डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। ये उन्हें सिखाता है कि शॉर्टकट या सिर्फ लक्षणों को दबाना असली होम्योपैथी नहीं है। असली इलाज हमेशा व्यक्ति की समग्रता को समझकर ही होता है। मैं फिर कहूंगा, एक्यूट रेमेडीज अपनी जगह पर बहुत उपयोगी और जीवन रक्षक भी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं समझना चाहिए। वो दोनों साथ साथ काम करते हैं। हाँ, एक टीम की तरह, लेकिन दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि डायबिटीज के होम्योपैथिक प्रबंधन में एक बहुत ही परिष्कृत दोहरा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। एक तरफ एक्यूट रेमेडीज हैं जो फायर फाइटर की तरह काम करती हैं, उस आग को बुझाती हैं जो सामने दिख रही हैं, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जो फायर प्रूफिंग का काम करती हैं, जो व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति को ठीक करके स्थायी सुधार लाती हैं। बिल्कुल, मतलब उस वजह को ही खत्म करती हैं जिससे आग बार बार लग रही है। हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही सारांश है। और यही होम्योपैथी का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हम बीमारी का नाम, मतलब डायबिटीज नहीं, बल्कि उस बीमार इंसान का इलाज कर रहे हैं। जिस दिन मरीज का शरीर संतुलन में आ जाता है, डायबिटीज के लक्षण अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। और ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है
ये सिद्धांत सिर्फ डायबिटीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये होम्योपैथिक सोच के एक मूल आधार को उजागर करता है। क्या हम सिर्फ बीमारी के बाहरी लक्षण का इलाज कर रहे हैं, या हम उस व्यक्ति की आंतरिक संवेदनशीलता और प्रवृत्ति को संबोधित कर रहे हैं जो उसे बार बार बीमार बना रही है? इस सवाल का जवाब ही पूरे इलाज की दिशा तय करता है।